नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सियासत में सियासी दांवपेच समय और क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहता है और सब समय का ही खेल भी होता है। समय का चक्र ही किसी पार्टी के उरूज और जवाल को निश्चित करता है। साल 2014 के बाद से ही बीजेपी के तारे आसमान में चमक रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी शख्सियत फिलहाल ऐसी है कि सियासी मैदान में उनके सामने किसी दूसरे नेता का टिक पाना नामुमकिन जैसा ही है। इसलिए मोदी से लड़ने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन का गठन किया, जिसमें एक साथ देश की कई पार्टियां और उसके दिग्गज नेता शामिल हैं और पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ये कितना सफल हो पाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। पिछले कुछ सालों से चुनाव राष्ट्रवाद, हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर ही लड़ा जा रहा है। ये दो मुद्दे राजनीतिक सिद्धांतों का मुख्य केंद्र बन चुके हैं और बीजेपी को अभी तक किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यही सब देखकर यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को इस बार 358 से 398 सीटें मिलने की उम्मीद है। अभी इनके पास 351 सीटें हैं। हालांकि बीजेपी का इस बार नारा है अब की बार 400 पार, और ये नारा ऐसे ही नहीं दिया गया है। पिछले साल 5 राज्यों में हुए चुनाव के रिजल्ट को देखें तो बीजेपी ने हिंदी पट्टी के बड़े राज्य मध्य प्रदेश में लगातार जीत हासिल की है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है। महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य में बीजेपी ने बाजी मारी है। इसलिए बीजेपी का लगातार वोट प्रतिशत बढ़ा है और इसी बुनियाद पर बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। सच पूछिए तो ये चुनाव लोकप्रियता की लड़ाई भी है। मोदी मैजिक पर निर्भर नजर आने वाली बीजेपी एक व्यापक सभ्यतागत मंच को बढ़ावा देने पर काम कर रही है, जिसके संदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशाल विचारधारा को तैयार किया है। मोदी ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। बात चाहे धारा 370 के हटाए जाने की हो, यूसीसी के लागू करने की बात हो, G20 सम्मेलन का आयोजन हो, MPR, NRC, CAA, ट्रिपल तलाक, 5 ट्रिलियन का टारगेट, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसने देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसके अलावा राम मंदिर के उद्घाटन से पीएम मोदी की लोकप्रियता में और ज्यादा इजाफा हुआ है। खासकर यूपी की जनता ज्यादा खुश है क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम हैं और वे भी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा हैं। और आपने सुना ही होगा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। अभी हाल ही में भारतीय शहरों में किए गए एक सर्वेक्षण में 51% ने अयोध्या में नए राम मंदिर का समर्थन किया। वहीं 49% ने इसे चुनावी दांव माना है। जब से यूपी में योगी ने सत्ता संभाली है, तब से बीजेपी ने खुद को वहां दोबारा जिंदा किया है और साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद तो बीएसपी और कांग्रेस जैसी पार्टी यूपी में लगभग गायब हो गई है। यूपी में केवल 2 पार्टियां बची हैं, बीजेपी और सपा। ऐसे ही कई हिंदी पट्टी राज्य हैं जहां बीजेपी ने अपनी विचारधारा से जनता का दिल जीता है और हिंदी पट्टी राज्यों में बीजेपी को चैलेंज देना विपक्षी पार्टियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। इसके अलावा बात करते हैं दक्षिण भारत की। बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी विचारधारा का प्रभाव नहीं छोड़ पाई है, इसलिए कर्नाटक में अपनी सरकार नहीं बचा पाई और कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में कांग्रेस ने सफलतापूर्वक जीत हासिल की। अब दक्षिण भारत को फतह करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत में कई सभाएं की हैं। दक्षिण भारत में कुल 5 राज्यों की सीटों को जोड़ा जाए तो कुल 129 होता है, जिसमें आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, तेलंगाना में 17 सीटें, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 सीटें और कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं और फिलहाल यहां कहीं भी बीजेपी नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए दक्षिण भारत बहुत ही बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी का जादू इस बार उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी चलता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिए।